हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट बेस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। आज का हमारा टॉपिक है हीगल। हीगल के राजनीतिक विचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। हीगल ने राज्य संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो राज्य को एक ईश्वरीय सत्ता मानते हैं। वो कहते हैं राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। तो हीगल के बारे में जानते हैं। पहले हम जानेंगे उनका जीवन परिचय। हीगल का पूरा नाम था जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल। हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में हुआ था। जब हीगल का जन्म हुआ था उस समय जर्मनी जो था वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो हीगल का जो कार्य था, जर्मनी के एकीकरण में इनका बहुत योगदान रहा है। हीगल एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता एक उच्च राज्य कर्मचारी थे और यही कारण था कि हीगल की शिक्षा व्यवस्था, हीगल का जो जीवन यापन है बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। हीगल ने अपना अध्ययन ग्रामर स्कूल से आरंभ किया। ग्रामर स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। 18 वर्ष तक की आयु तक इन्होंने यही शिक्षा ली और उसके बाद इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। हीगल बहुत तीव्र बुद्धि के शिक्षार्थी नहीं थे। हीगल का जो समय है, इन्होंने कई साल तक बिना वेतन के कार्य किया, एक निजी शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1805 में जाके ये विश्वविद्यालय में एक स्थायी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होते हैं। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद ये हीगल जो थे वो स्विट्जरलैंड में बर्न स्थान पर चले जाते हैं और वहीं पर निजी शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। 1801 में जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया और लेकिन तब उनको वेतन नहीं मिलता था। 1805 में इन्हें स्थायी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। ये वो समय था जब हीगल बहुत इनका ये सपना था कि उन्हें एक स्थायी रूप से अध्यापक बनाया जाए और वो सपना इनका 1805 में पूर्ण होता है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द फिलॉसफी ऑफ लॉ, जिसका दूसरा नाम द फिलॉसफी ऑफ राइट्स भी है, द साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो कई इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस हुई। अब जानते हैं इनके राजनीतिक विचारों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम हीगल के विचारों को जानना चाहेंगे तो जानेंगे उनके आदर्शवादी विचार क्या कहते हैं। तो चूंकि हमने बताया कि आदर्शवाद विचार में ये राज्य को एक नैतिक संस्था नहीं मानते, बल्कि राज्य को एक सर्वोच्च, एक निरंकुश और सबसे महत्वपूर्ण संस्था ये मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि राज्य अपने आप में साध्य है, ना कि साधन। राज्य के हित के व्यक्तित्व का जो विकास है, मनुष्य का जो विकास है, वो राज्य के अंतर्निहित ही हो सकता है। और राज्य के विकास के लिए अगर व्यक्ति को अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़े तो भी व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। तो ऐसे ही इनकी मान्यता है। और चूंकि ये कहते हैं कि जर्मनी जो वासी हैं वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इसीलिए ईश्वर स्वयं उनके राज्य में विचरण करता है। ये युद्ध को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आदर्शवादी विचारधारा में ये राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, ईश्वरीय संस्था मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य ही वो एक शक्तिशाली संगठन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का विकास संभव है। राज्य के कल्याण के लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व बलिदान अगर करना पड़े तो उसे तैयार रहना चाहिए। ऐसे आदर्शवादी ये विचारक हैं। द्वंद्वात्मक प्रणाली, डायलेक्टिकल मेथड जो है हीगल का, वो अपने आप में बहुत फेमस है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ कहें तो डायलेक्टिकल मेथड वाद विवाद, लेकिन इनका जो डायलेक्टिकल मेथड है वो अपने आप में अलग है। यूनानी भाषा के शब्द डायलेगो से ये निकलकर आया है। इन्होंने इसके माध्यम से
बताया है कि प्रत्येक विचार में एक विरोधी तत्व मौजूद रहता है और एक समय के बाद उसमें विरोध के कारण दूसरी अवस्था उसकी आती है, जिसे ये वाद, द्वंद, प्रतिद्वंद और संवाद की नाम देते हैं। और ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में जब पहली अवस्था उसकी जो होती है वो द्वंद है, उसके बाद उसके विरोध के कारण उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं जिसके कारण कमियां हैं, जिसके कारण दूसरी स्थिति आती है वो प्रतिवाद है। और उन दोनों के कारण द्वंद या वाद या प्रतिवाद के बीच में जो विरोध होता है और इन दोनों की जो अच्छाइयां होती है उनसे मिलकर तीसरी अवस्था आती है जिसे संवाद का नाम देते हैं। तो ये कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, द्वंद, प्रतिद्वंद और संवाद का ये नाम देते हैं। और ये कहते हैं कि जो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस जो है वो सीधी लाइन में नहीं है बल्कि ये जिगजैग लाइन में होता है। मतलब एक के बाद दूसरा स्तर आता है तो उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिलते हैं। तो द्वंद, प्रतिद्वंद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसका नाम देते हैं। द्वंद्ववाद प्रणाली इनकी बहुत फेमस है और इसी के आधार पर ये राज्य की उत्पत्ति बताते हैं। ये कहते हैं कोई भी स्थिति है, कोई भी विचार है, उसको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि क्या वो है, बल्कि हमें ये जानना चाहिए कि क्या वो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही विरोधी तत्व मौजूद रहते हैं और वो उसकी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं। ये अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक कि अल्टीमेट सत्य तक ना पहुंचा जाए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में हीगल के क्या विचार हैं? हीगल कहते हैं कि परिवार का जन्म होता है, लेकिन परिवार हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ है और यही कारण है कि कई सारे परिवारों का समुदाय मिलकर एक समाज का निर्माण करता है और समाज भी हमारी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता और यही कारण है कि राज्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि राज्य ही वो सर्वोच्च संस्था है जिसमें कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। ये राज्य को मनुष्य का ऐसा समुदाय मानते हैं जिसके अंतर्गत रहकर व्यक्ति और समाज का पूर्ण विकास होना संभव होता है। राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, इसलिए ये किसी भी व्यक्ति को राज्य की जो इच्छा है वो सर्वोच्च है। राज्य का अपना विवेक होता है, ऐसा हीगल मानते हैं। ये कहते हैं किसी को भी राज्य की इच्छा का विरोध करना किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य का विरोध करना जैसे ईश्वर का विरोध करना है। दंड संबंधी विचार, दंड के लिए इनके विचार हैं, चूंकि दंड आवश्यक है। ये कहते हैं दंड इसलिए आवश्यक है क्योंकि दंड अगर नहीं दिया जाएगा तो समाज के जो नियम है उनका उल्लंघन होता रहेगा। तो समाज और कानूनों को बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि दंड देना समाज का अधिकार है और दंड पाना अपराधी का अधिकार है, चूंकि ये कहते हैं कि दंड सिर्फ मनुष्यों को दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उसके गलत कार्य के लिए दंड नहीं दिया जाता तो ये कहते हैं कि तो ये समझा जाता है कि वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है, या तो वो जानवर है या वो पागल है। सिर्फ पागल और पागलों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा इनका विचार है। दंड इसलिए होना चाहिए ताकि समाज में नियम और कानून बने रहे, लोगों में एक अच्छी भावना आए, इसलिए भी दंड आवश्यक हो जाता है। युद्ध संबंधी विचार, हीगल युद्ध को बहुत आवश्यक मानते हैं। हीगल कहते हैं कि जिस तरीके से समुद्र में शांत वातावरण में क्या होता है, कचरा जम जाता है, जमा हो जाता है और फिर तूफान की लहरों से वो कचरा हट जाता है, उसी तरीके से ये कहते हैं कि युद्ध भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध से क्या होता है कि समाज में जो गंदगी है, जो भ्रष्टाचार है, जो पनपता है, वो क्या होता है कि वो युद्ध से साफ हो जाता है। ये युद्ध को बहुत आवश्यक मानते हैं। ये कहते हैं जिस राज्य में युद्ध नहीं होता वो राज्य उस तालाब के पानी की तरह सड़ जाता, जैसे तालाब का पानी सड़ जाता है उसी तरह वो राज्य भी दूषित हो जाता है। और युद्ध समुद्र में उठती हुई लहरों की तरह है जो कि राज्य को साफ कर देता है, इसलिए ये युद्ध को बहुत महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि युद्ध होना आवश्यक है, इसी से शक्ति का प्रदर्शन होता है और अपने राज्य का
अपने राज्य की सुरक्षा होती है। तो युद्ध को आवश्यक मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय बात में ये विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये युद्ध को अधिक महत्व देते हैं। संपत्ति संबंधी इनके विचार क्या है? संपत्ति को भी ये मानवीय विकास के लिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि संपत्ति ही वो शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। तो ये थे हीगल के राजनीतिक जीवन से जुड़े विचार। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से परिवार का रूप लेता है समाज, और समाज के बाद राज्य उसका रूप धारण करता है और कैसे विकास होता है। तो इस तरीके से इनका जो द्वंद्ववाद है उसी को आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने अपनाया, अपना बेस बनाया, और इनके जो विचार हैं उनसे अन्य विचारक प्रभावित होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इनके विचारों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।